Fundamental rights. Fundamental rights has been taken from USA. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं. फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35. Part 3 Article 12 to 35. So there are 6 fundamental rights. There are 6 fundamental rights. पहले there were 7 fundamental rights. लेकिन एक राइट को रिमूव कर दिया गया. सो हम देखेंगे कि 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं और फिर वो कौन सा राइट था जिसे रिमूव कर दिया गया था 1978 में. सो फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी. सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम. Third one is right against exploitation. Fourth one is right to freedom of religion. Right to freedom of religion. Fifth one is cultural and educational right. And the sixth one is right to constitutional remedies. So 6 fundamental rights are there. Right to equality is from Article 14 to 18. Then right to freedom is from Article 19 to 22. Then right to exploitation is from Article 23 to 24. Right to religion comes under the Article 25 to 28. Cultural and educational rights Article 29 to 31. And right to constitutional remedies Article 32 to 35. कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कवर होती है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35. लेकिन अगर राइट टू इक्वालिटी से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर आर्टिकल स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 14 और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक ले जाते हैं 35 तक. सो आर्टिकल 12 और 13 में क्या है? आर्टिकल 12 हमें बताता है अबाउट द स्टेट. दैट मीन्स आर्टिकल 12 हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है. डेफिनेशन ऑफ स्टेट. एंड आर्टिकल 13 क्या बताता है? आर्टिकल 13 बताता है उन सारे लॉज के बारे में जो किसी स्टेट को उसकी पावर का मिसयूज होने से बचाते हैं. यानी कि वो सारे लॉज फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रही है किसी भी स्टेट के लॉ से या कोई भी ऐसे लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं तो उन सारे लॉज को क्या कर दिया जाएगा? वॉइड कर दिया जाएगा. यानी वो सारे लॉज जो या एक्ट जो इनकंसिस्टेंट हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, वो सारे लॉज वॉइड हो जाएंगे यानी कि फिनिश हो जाएंगे. एज आई टोल्ड दैट
देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स अर्लियर। तो वो कौन सी फंडामेंटल राइट थी जो रिमूव कर दी गई? दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। कब रिमूव कर दिया गया? इन 1978 में, यानी कि 1978 में 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था। उसकी जगह पे लाया गया था आर्टिकल 300A। सो आर्टिकल 300A बताता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विच इज सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर गवर्नमेंट को कोई भी, स्टेट को या गवर्नमेंट को कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो वो क्या कर सकता है? किसी की भी प्रॉपर्टी को ले सकता है और उसके बदले में उसे देगा कंपनसेशन। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसे लैंड चाहिए होते हैं, तो वो उस एरिया में कोई भी लैंड का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना है, लाइक हाईवेज, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल या एनीथिंग विच इज वेलफेयर टू द स्टेट एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसके लिए गवर्नमेंट जमीन को ले सकती है, उसके लैंड, किसी के लैंड को ले सकती है, ठीक है, और उसके बदले क्या देगी? वो कंपनसेशन देगी। सो राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था एंड आर्टिकल 300A को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। देयर वाज वन राइट which was made intrinsic by the Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट ने एक राइट को इंट्रिंसिक राइट बना दी थी। इंट्रिंसिक मीन्स एसेंशियल राइट बना दी थी। दैट वाज राइट टू प्रिवेसी। सो राइट टू फ्रीडम में गवर्नमेंट ने राइट टू प्राइवेसी को इंट्रिंसिक बना दिया गया था। इंट्रिंसिक मीन्स एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, यानी राइट टू प्राइवेसी। और राइट टू प्राइवेसी क्या कहती है? अबाउट द पर्सनल डेटा एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। सो इसको कब कर दिया गया था? इंट्रिंसिक इन 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में राइट टू प्राइवेसी को इंट्रिंसिक या एसेंशियल पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम का बना दिया था। यानी कि आर्टिकल 21 इसमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो इसलिए राइट टू प्राइवेसी was made intrinsic। so ये भी एक राइट है, लेकिन ये क्या है? इंटरनल पार्ट या इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम। हम इन सारी राइट्स को एक एक करके पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ, द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, caste, gender or place of birth, equality of opportunity in matters of employment and abolition of untouchability and abolition of titles। Then right to freedom। right to freedom हमें बताता है freedom of speech, expression, assembly, association या union, cooperative movement, residence and right to practice any profession or occupation। Then right against exploitation, ये forced labor, child labor, trafficking of human beings, children जो कि 14 एज से कम है उनको वर्क नहीं करना चाहिए। They are not allowed to work। Then fourth is the right to freedom of religion, यानी कि freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, freedom to manage
religious affairs, freedom from certain taxes, and freedom from religious instructions in certain educational institutions. Educational institutes. Then fifth one is cultural and educational rights. ये क्या करती है? Preserve the right of any section of citizens to conserve their culture, language or script, and right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice. Sixth one is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies is present for enforcement of fundamental rights. अब हमें सारी राइट्स समझ में आ गई, लेकिन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? ये बताता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अगर कोई भी राइट आपकी वॉयलेट हो रही हैं, आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल रही है, तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, राइट? अपने राइट के लिए आप डायरेक्टली यू कैन गो टू द कोर्ट. सो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये इसीलिए है ताकि आपकी सारी फंडामेंटल राइट्स आपको मिल सके. अब यहाँ पर इसके बाद लिखा है राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, द राइट टू फ्रीडम दैट प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स. Right to privacy is the newest right assured by Supreme Court of India. It assures the people's data and personal security. तो right to privacy न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी 2017 में, जो एश्योर की गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर 7 फंडामेंटल राइट्स हैं. ये एक इंट्रिंसिक पार्ट है किसका? राइट टू फ्रीडम का, राइट टू प्राइवेसी. जबकि राइट टू प्रॉपर्टी पहले ही रिमूव कर दी गई थी इन 1978 में इन 44th अमेंडमेंट. फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज, अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं पार्ट 4A का, एंड आर्टिकल है इसका 51A. ये कहाँ से ली गई फंडामेंटल ड्यूटीज? ये ली गई USSR से, राइट? सो फंडामेंटल ड्यूटीज पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में ऐड की गई. फंडामेंटल ड्यूटीज का जो अमेंडमेंट था दैट वाज 42nd अमेंडमेंट. तो 42nd अमेंडमेंट इन 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया बाय द स्वरण सिंह कमेटी. बाय द स्वरण सिंह कमेटी. स्वरण सिंह वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर. सो एक कमिटी बनाई गई 1976 में और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया. फंडामेंटल ड्यूटीज पहले थी 10. देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. सो देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो बाद में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में हो गई, यानी कि एक ड्यूटी ऐड हो गई. कब हो गई? इन 2002 में. 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया और ये अमेंडमेंट था 86th अमेंडमेंट. दैट वाज 86th अमेंडमेंट and this was related to the opportunity for education. Opportunity for education from the age 6 to 14 years. So 6 to 14 years की एज में education is very much important. So opportunity for education from the age 6 to 14 as a fundamental duty ऐड कर दी गई 2002 में और ये थी 86th अमेंडमेंट. इसको मिला करके यहाँ पर हो गई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. नाउ वी विल सी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो फंडामेंटल राइट्स को लिया गया था
यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया था यूएसएसआर से। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी को कब इंसर्ट किया गया? इन 1976 में। ठीक है, 1976 में देयर वाज 42nd अमेंडमेंट के टाइम में, जबकि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तभी से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी, बट फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में इंसर्ट किया गया या लाया गया बाय द स्वरण सिंह कमिटी, बाय द स्वरण सिंह कमिटी। सो देयर वर कितनी फंडामेंटल राइट्स थी? पहले थी 7 फंडामेंटल राइट्स, बाद में रिमूव हो गई एक राइट और फिर हो गई 6 फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो एक राइट जो रिमूव हुई वो कब रिमूव हुई थी? 1978 में, 44th अमेंडमेंट के टाइम पे। सो जो राइट रिमूव की गई दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी, और उसकी जगह पे आया था आर्टिकल 308 को 300A को इंट्रोड्यूस किया गया। फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक का है? 12 to 35, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हैं पार्ट 4A फ्रॉम आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? 51A। ठीक है, सो इसका आर्टिकल 51A और इसका आर्टिकल है 12 to 35 पार्ट 3। तो देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, जिसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया और ये हो गई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी एक को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। कब ऐड किया गया? 1976 में बाय द स्वरण सिंह कमिटी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी थी? अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14, 6 to 14 ईयर्स की एज को हमें एजुकेशन दिलाना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये ऐड हुई थी कब? 2002 में, एंड अमेंडमेंट वाज 86। तो चलिए, ये तो कुछ डिफरेंस थे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं कि हमारी वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर abide by Indian Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem। यानी हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो हमारा नेशनल स्ट्रगल हुआ है फ्रीडम पाने के लिए इतना लंबा, उनके आइडियल्स को, उनके नोबल्स को हमें चेरिश करना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके ऊपर कोई भी अपना अधिकार नहीं थोप सकता। सो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अखंडता और एकता। Then fourth one is defend the country and render national service when called upon to do so। जब भी बुलाया जाए सर्विस देने के लिए नेशन, हमारे भारत के लिए, हमारे नेशन के लिए, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। Promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। So dignity of women practices नहीं करनी चाहिए कि उसकी dignity को harm पहुँचे। और दूसरा, हमें spirit of brotherhood को हमें promote करना चाहिए, harmony and spirit of brotherhood को amongst all the people of India। यानी कि कोई भी religion का हो, कोई भी
भाषा बोलता हो, कोई भी रीजन का हो या कोई भी माइनॉरिटी किसी भी तरीके की डाइवर्सिटी का हो, उसको हमें भाईचारे का एक स्पिरिट होनी चाहिए, भाईचारे की फीलिंग होनी चाहिए। 6th one is value and preserve the rich heritage of the country's composite culture। तो कंट्री का जो कंपोजिट कल्चर है उसको हमें प्रिजर्व और उसको वैल्यू देनी चाहिए। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, समझ में आ रहा होगा। इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। देन डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, यानी कि हमें हर चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहिए। जो भी अंधविश्वास चला रहा है उस पर ना बिलीव करके, उसको ना कंटिन्यू करके, हमें हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस करनी चाहिए, उनका कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहिए। तभी हम एक रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। देन 9 सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, वायलेंस को रोकिए और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करिए। 10th इज स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजिंग टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। सो हर तरफ से हमें एक्सीलेंस का एक्सीलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें एक साथ अपने नेशन को हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट में, एंडेवर में ले जाना चाहिए। देन 11th फंडामेंटल ड्यूटी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002। ये ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम में 2002 में, ठीक है। उससे पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी और ये है आपकी अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन प्रोवाइड कराना 6 से 14 ईयर्स ऑफ द एज के लिए।